तुम पक्का भूखे नहीं हो? मेरे पिता ने पूछा, अब भी चबाते हुए। ये वाकई काफी अच्छा बना है। मैं अपनी सीट पर हल्का सा सरकता हूं। इन पैंट्स में प्रेस की गई सिलवटों पर ध्यान टिकाता हूं। हम्मम, वो बोले। मैं साफ साफ उनकी मुस्कुराहट सुन सकता हूं। मैं इस कमरे की दीवारों से लगे सिपाहियों की मौजूदगी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। वो हमेशा इन्हें अपने करीब रखता है और हमेशा आपस में कंपटीशन में। इनका पहला टास्क यही था, ये तय करना कि इन 11 में से सबसे कमजोर कड़ी कौन है। जिसने सबसे कायदे से तर्क दिया, उसी को फिर अपने टारगेट को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई। मेरे पिता को इस तरह के खेल बहुत मजेदार लगते हैं। मुझे भूख नहीं है। दवाई? मैंने झूठ बोला। भूख खत्म कर देती है। आह, उसने कहा। मैंने सुना कि उसने अपने चम्मच छुरी नीचे रख दी। बिल्कुल, कितनी असुविधाजनक बात है। मैं चुप रहा। हमें अकेला छोड़ दो, सिर्फ 2 शब्द। और उसके आदमी सेकंडों में कमरे से निकल गए। दरवाजा स्लाइड होकर उनके पीछे बंद हो गया। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। मैंने नजरें उठाई। अपनी आंखों से हर किस्म का जज्बा गायब रखकर मुझे उसका चेहरा नफरत से भर देता है। मैं ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मैं पूरी तरह महसूस करूं कि वो कितना बेइंसान है। उसे कभी यह सोचकर तकलीफ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है या कैसे जी रहा है, बल्कि उसे इसमें मजा आता है। उसे ताकत का नशा बहुत पसंद है। वो खुद को एक अजेय, इनविंसिबल प्राणी समझता है और कुछ मायनों में वो गलत भी नहीं है। मैंने ये मान लिया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वो है जो कभी अफसोस महसूस नहीं करता, जो कभी माफी नहीं मांगता और इसीलिए कभी माफी पाने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। क्योंकि आखिर में हमारे जज्बात ही हमें कमजोर बनाते हैं, हमारे काम नहीं। मैंने मुंह फेर लिया। क्या पता चला? उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। मेरे दिमाग में फौरन वो जर्नल घूम गया जो मैंने अपनी जेब में छिपा रखा है, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि वो अपने होठों से झूठ बोलते हैं, पर उनकी आंखें हमेशा सच बयां कर देती हैं। किसी आदमी को उस कमरे में बैठा दो जहां कुछ उसने छुपा रखा हो और उससे पूछो, कहां छुपाया है? वो कहेगा उसे नहीं पता। वो कहेगा तुम गलत आदमी से सवाल कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर बार वो खुद ब खुद उस चीज की तरफ एक बार जरूर देख लेता है जहां वो छिपी होती है। और इस वक्त मुझे पता है मेरे पिता मुझे घूर रहे हैं। वो बस इस इंतजार में हैं कि मैं कहां देखता हूं या अगला क्या कहता हूं। मैंने अपने कंधे ढीले रखे। धीरे धीरे इतनी हल्की सांस ली कि महसूस ही ना हो, ताकि अपने दिल की धड़कन को शांत कर सकूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे दिखाया जैसे मैं किसी गहरी सोच में खोया हुआ हूं। बेटा, मैंने नजरें उठाई। ऐसे अभिनय किया जैसे चौंक गया हूं। जी, क्या पता चला? जब तुमने आज उसके कमरे की तलाशी ली। मैंने लंबी सांस छोड़ी। कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर सिर हिलाया। टूटा हुआ शीशा, अस्त व्यस्त बिस्तर, उसकी अलमारी खुली हुई थी। उसने बस कुछ टॉयलेटरीज ली, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और अंडरगारमेंट्स। बाकी कुछ भी गलत जगह पर नहीं था। इन बातों में से एक भी झूठ नहीं थी। मैंने उसकी गहरी सांस सुनी। उसने अपनी प्लेट खुद से दूर सरका दी। मुझे अपने पैर के ऊपर जेब में रखे उसके नोटबुक का उभरा हुआ किनारा जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता कि वो कहां गई हो सकती है? मैं बस इतना जानता हूं कि वो केंट और किशिमोटो साथ में ही है, मैंने उसे बताया। डेलालियू कहता है उन्होंने एक कार चुराई, लेकिन कार का सुराग एक सुनसान खेत के किनारे अचानक ही गायब हो गया। हमारे सैनिक कई दिनों से उस इलाके में गश्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला। और अगला कहां? वह कहता है तुम कहां तलाशी लेने का प्लान कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग किसी दूसरे सेक्टर में घुस गए होंगे? उसकी आवाज कुछ अजीब है, मनोरंजन के साथ। मैं उसकी मुस्कुराती हुई चेहरे की ओर देखता हूं। वह मुझे ये सवाल सिर्फ मुझे परखने के लिए पूछ रहा है। उसके पास पहले से ही अपने जवाब हैं, अपनी समाधान तैयार है। वह चाहता है कि मैं गलत जवाब दूं ताकि वह मुझे असफल होते हुए देख सके। वह साबित करना चाहता है कि उसके बिना मैं सारे गलत फैसले लूंगा। वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं, मैं उसे बताता हूं। मेरी आवाज दृढ़ और स्थिर है। मुझे नहीं लगता कि वे इतने बेवकूफ होंगे कि दूसरे सेक्टर में घुस जाएं। उनके पास न तो पहुंच है, न साधन है और न ही क्षमता। दोनों आदमी गंभीर रूप से घायल थे, तेजी से खून बह रहा था और इमरजेंसी मदद से बहुत दूर थे।
शायद अब तक वे मर चुके होंगे। लड़की शायद अकेली बची है और वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि उसे इन क्षेत्रों को नेविगेट करना नहीं आता। वह इनसे बहुत समय तक अंधी रही है। इस माहौल में सब कुछ उसके लिए अजनबी है। इसके अलावा वह गाड़ी चलाना नहीं जानती, और अगर किसी तरह से उसने वाहन को जब्त किया होता तो हमें चोरी की सूचना मिल जाती। उसकी सेहत को देखते हुए शारीरिक श्रम से बचने की उसकी आदत और खाने, पानी और मेडिकल ध्यान की सामान्य कमी के कारण वह शायद इस सुनसान क्षेत्र के 5 मील के दायरे में ही गिर पड़ी होगी। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वह ठंड से मर जाए। मेरे पिता गला साफ करते हैं। हाँ, वह कहते हैं, ये दिलचस्प थ्योरीज हैं और शायद सामान्य परिस्थितियों में ये सच हो सकती है, लेकिन तुम सबसे महत्वपूर्ण बात को याद करने में नाकाम हो रहे हो। मैं उसकी आंखों में देखता हूं। वह सामान्य नहीं है, वह कहते हैं, कुर्सी में पीछे की ओर झुकते हुए, और वह अपनी तरह की अकेली नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैंने बहुत जल्दी अपनी आंखें झपकाई। अरे अब आओ, क्या तुमने इसका अनुमान नहीं लगाया था? क्या तुमने इसका अनुमान नहीं लगाया था? वह हंसता है। ऐसा लग रहा है कि यह सांख्यिक रूप से असंभव है कि वह हमारे दुनिया द्वारा निर्मित केवल एक गलती हो। तुमने यह जाना, लेकिन तुम इसे विश्वास नहीं करना चाहते थे, और मैं यहां यह बताने आया हूं कि यह सच है। वह मेरी ओर सिर झुकाकर देखता है, एक बड़ी जीवंत मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। उनमें से और भी हैं, और उन्होंने उसे भर्ती कर लिया है। नहीं, मैं सांस छोड़ता हूं। उन्होंने तुम्हारी टुकड़ी में घुसपैठ की, तुम्हारे बीच गुप्त रूप से रहे, और अब उन्होंने तुम्हारा खिलौना चुराया और उसके साथ भाग गए। भगवान ही जानता है कि वे उसे अपनी लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम कैसे इतना सुनिश्चित हो? मैं पूछता हूं। तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया है? जब मैं उसे छोड़कर आया था तब केंट आधा मरा हुआ था। सुनो बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वे सामान्य नहीं हैं। वे तुम्हारे नियमों का पालन नहीं करते। उनके पास कोई तर्क नहीं है जो उन्हें बांध सके। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे किस तरह की अजीबोगरीब चीजें करने में सक्षम हो सकते हैं। एक रुकावट। और इसके अलावा मुझे अब कुछ समय से पता है कि उनकी एक टीम इस क्षेत्र में गुप्त रूप से मौजूद है, लेकिन इन सभी सालों में वे हमेशा खुद में ही रहे हैं। उन्होंने मेरी विधियों में हस्तक्षेप नहीं किया, और मैंने यह सोचा था कि उन्हें अपनी तरह से खत्म होने देना सबसे अच्छा होगा, बिना हमारे नागरिकों में अनावश्यक घबराहट फैलाए। तुम समझते हो, सही? वह कहता है। आखिरकार तुम मुश्किल से उनमें से एक को भी काबू कर पाते। वे देखने में विकृत चीजें होती हैं। तुमने जानता था? मैं अब खड़ा हो गया हूं, शांत रहने की कोशिश करता हूं। तुम जानते थे उनके अस्तित्व के बारे में इन सब वर्षों से, और फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं कहा। यह बेकार सा लगा। और अब मैं मांगता हूं, अब यह जरूरी सा लगता है। विश्वसनीय नहीं। मैं अपने हाथ हवा में उछालता हूं। तुम मुझसे ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी छुपा रहे थे, जब तुम जानते थे कि मैंने उसके लिए क्या योजनाएं बनाई थीं, जब तुम जानते थे कि उसे यहां लाने के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई थीं। खुद को शांत करो, वह कहता है। वह अपने पैर फैला देता है, एक पैर के टखने को दूसरे घुटने पर रखता है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। यह बंजर क्षेत्र जिसके बारे में डेलालियो ने बात की थी, वह जगह जहां कार का कोई निशान नहीं था, वही हमारी लक्ष्य जगह है। उन्हें भूमिगत कहीं होना चाहिए। हमें प्रवेश द्वार को ढूंढना होगा और उन्हें अंदर से चुपचाप नष्ट करना होगा। फिर हम उनमें से दोषी को सजा देंगे और बाकी को उठने और हमारे लोगों में विद्रोह प्रेरित करने से रोकेंगे। वह आगे झुकता है। नागरिक सब कुछ सुनते हैं, और अभी वे एक नई ऊर्जा से झूल रहे हैं। वे यह महसूस कर रहे हैं कि कोई भागने में सफल रहा और तुम इस प्रक्रिया में घायल हो गए। इससे हमारी रक्षा कमजोर और आसानी से भेदने योग्य लग रही है। हमें इस धारणा को सही करके असंतुलन को ठीक करना होगा। डर सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस लाएगा, लेकिन वे तलाश रहे हैं। मैं उसे बताता हूं, मेरे लोग, हर दिन उन्होंने उस क्षेत्र की छानबीन की और कुछ नहीं पाया। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि हम कुछ पाएंगे? क्योंकि वह कहता है, तुम उन्हें नेतृत्व दोगे। हर रात कर्फ्यू के बाद, जबकि नागरिक सो रहे होंगे, तुम अपने दिन के समय की खोज बंद कर दोगे। तुम नागरिकों को कुछ और बात करने का मौका नहीं दोगे। चुपचाप काम करो बेटे, अपनी चालें मत दिखाओ। मैं बेस पर रहूंगा और मेरे लोग तुम्हारी जिम्मेदारियों पर निगरानी रखेंगे। मैं डेलालियो को जरूरत के मुताबिक निर्देश दूंगा, और इस बीच तुम उन्हें ढूंढोगे
ताकि मैं उन्हें जितना जल्दी हो सके नष्ट कर सकूं। यह बकवास बहुत देर से चल रही है, वह कहता है, और अब मुझे दयालु महसूस नहीं हो रहा है। मैं बहुत माफी चाहता हूं, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं। माफ कर दो, ये एक हादसा था। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे बारे में जानने की बहुत ही कम चीजें हैं जो मैं किसी को जानने देता हूं, और उससे भी कम चीजें हैं जो मैं खुद के बारे में किसी से साझा करने के लिए तैयार होता हूं। और उन बहुत सी बातों में से जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, ये उनमें से एक है। मुझे लंबे समय तक नहाना पसंद है। जितनी दूर तक मुझे याद है, मैं हमेशा से सफाई के प्रति जुनूनी रहा हूं। मैं हमेशा मौत और तबाही में इतना डूबा रहा हूं कि मुझे लगता है मैंने खुद को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश की है। मैं बार बार नहाता हूं। मैं दिन में 3 बार दांत ब्रश करता हूं और फ्लॉस करता हूं। मैं हर हफ्ते खुद ही अपने बाल काटता हूं। मैं सोने से पहले और जागने के बाद अपने हाथ और नाखून अच्छे से साफ करता हूं। मुझे हमेशा ताजगी से धुले कपड़े पहनने का एक अस्वस्थ सा जुनून है, और जब भी मैं किसी भी तरह की तीव्र भावना से गुजरता हूं तो मेरे दिमाग को शांत करने का एकमात्र तरीका होता है एक लंबा स्नान। तो अभी मैं यही कर रहा हूं। मेडिक्स ने मुझे सिखाया था कि अपनी घायल बांह को उसी प्लास्टिक में कैसे बांधना है जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, ताकि मैं बिना किसी दिक्कत के पानी में पूरी तरह डूब सकूं। मैं अपना सिर लंबे समय तक पानी में डुबोकर रखता हूं, अपनी नाक से सांस छोड़ते हुए अपनी सांस रोकता हूं। मैं महसूस करता हूं कि छोटी छोटी बुलबुलें सतह की तरफ उठती हैं। गुनगुना पानी मुझे भारहीन महसूस कराता है। ये मेरे बोझ को मेरे लिए सहता है, समझता है कि मुझे अपने कंधों से इस वजन को उतारने के लिए एक पल की जरूरत है, अपनी आंखें बंद करने और सुकून महसूस करने का। मेरा चेहरा पानी की सतह तोड़ता है। मैं अपनी आंखें नहीं खोलता, सिर्फ मेरी नाक और होंठ ऑक्सीजन से टकराते हैं। मैं छोटे छोटे समान सांस लेता हूं ताकि अपने दिमाग को स्थिर कर सकूं। रात इतनी हो चुकी है कि मुझे समय का पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि तापमान काफी गिर चुका है और ठंडी हवा मेरी नाक को गुदगुदा रही है। ये एक अजीब एहसास है जब तुम्हारा 98% शरीर गर्म, स्वागत करने वाले तापमान में तैर रहा हो, जबकि तुम्हारी नाक और होंठ ठंड से सिकुड़ रहे हो। मैं अपना चेहरा फिर से पानी के नीचे डुबा देता हूं। मैं सोचता हूं, काश मैं यहीं रह सकता, वहां रहना जहां गुरुत्वाकर्षण मेरा नाम नहीं जानता। यहां मैं बंधन मुक्त हूं, इस जीवन की जंजीरों से आजाद। मैं एक अलग शरीर हूं, एक अलग खोल, और मेरा वजन दोस्तों के हाथों द्वारा सहा जा रहा है। कितनी ही रातें मैंने ये कामना करते हुए बिताई हैं कि काश मैं इसी चादर के नीचे सो सकता। मैं और गहराई में डूबता हूं। सिर्फ एक हफ्ते में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मेरी प्राथमिकताएं बदल गई, मेरी एकाग्रता नष्ट हो गई। इस समय मेरी जिंदगी में जो भी चीजें मायने रखती हैं वो सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, और मेरी जिंदगी में पहली बार वो इंसान मैं खुद नहीं हूं। उसके शब्द मेरे दिमाग में जैसे जलकर छप गए हैं। मैं उसे उस रूप में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सकता जैसी वो रही होगी। मैं ये सोचते रहना बंद नहीं कर पा रहा कि उसने क्या क्या सहा होगा। उसकी डायरी को पाना मुझे भीतर तक तोड़ गया। मेरे उसके लिए जज्बात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं। मैंने इससे पहले कभी इतनी बेताबी से किसी को देखने, उससे बात करने की चाहत महसूस नहीं की। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि अब मैं समझता हूं कि पहले मैं नहीं समझता था। हम दोनों वाकई एक जैसे हैं, उससे कहीं ज्यादा तरीकों से, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो मेरी पहुंच से बाहर है। वो कहीं चली गई है अजनबियों के साथ, ऐसे लोग जो उसे जानते भी नहीं और उसे कभी उस तरह से परवाह नहीं दे सकते जैसे मैं देता। उसे एक बार फिर से एक अजनबी और अनजाने माहौल में फेंक दिया गया है, बिना उसे समय दिए खुद को ढालने का। और मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं। उसके जैसे हालात वाले इंसान उसके जैसे अतीत के साथ एक ही रात में ठीक नहीं हो सकते। और अब दो में से एक चीज जरूर होगी, या तो वो पूरी तरह से अपने अंदर बंद हो जाएगी या फिर वो फट पड़ेगी। मैं बहुत तेजी से उठ बैठता हूं, पानी की सतह तोड़ते हुए, हवा के लिए हाँपते हुए। मैं अपने भीगे हुए बालों को अपने चेहरे से हटाता हूं। मैं टाइल वाली दीवार के सहारे पीछे टिक जाता हूं, ठंडी हवा को अपने दिमाग को शांत करने और अपने विचारों को साफ करने की इजाजत देता हूं। मुझे उसे ढूंढना ही होगा इससे पहले कि वो टूट जाए। मैंने इससे पहले कभी अपने पिता के साथ सहयोग करने की इच्छा नहीं रखी, कभी भी उसके मकसदों या तरीकों से सहमत नहीं हुआ।
लेकिन इस बार मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस उसे वापस लाने के लिए। और मैं बेसब्री से उस मौके का इंतजार कर रहा हूं जब मैं केंट की गर्दन तोड़ सकूं। वो गद्दार कमीना, वो बेवकूफ जो ये सोचता है कि उसने खुद के लिए एक सुंदर लड़की जीत ली है। उसे अंदाजा तक नहीं है कि वो कौन है, ना ही उसे ये मालूम है कि वो अब क्या बनने वाली है। और अगर वो सोचता है कि वो कभी भी उसके लायक हो सकता है, तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ है जितना मैंने कभी सोचा था।